हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ओआर स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं द हिंदी ट्यूटोरियल हिंदी में। उसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होता है हमारे एग्जाम की दृष्टि से, आईएएस पीसीएस एग्जाम की दृष्टि से, उसके बारे में हम इसमें कवर करते हैं। ये वीडियो रोज सुबह 10 बजे तक अपलोड कर दी जाती है अगर कोई एक्सट्रीम कंडीशन नहीं बनती है तो। और इस वीडियो में हम करंट प्लस स्टैटिक दोनों मिला के कवर करते हैं ताकि अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन है तो छूटने ना पाए। आप देखेंगे जो न्यूज में बना रहता है उसी का स्टैटिक पोर्शन भी आपसे पूछ लिया जाता है, तो यहाँ पे जो करंट है उसके साथ साथ हम उसका स्टैटिक पोर्शन भी कवर करते हैं। आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट डिस्कशन। ये आर्टिकल है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में। अब ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स क्या करता है, देखिए इसके द्वारा हमें ये पता चलता है कि विश्व में कौन से देश का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली है। अब ये कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन से देश का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली है, वो इस बेस पे डिसाइड करते हैं कि ऐसे कितने देश हैं दुनिया में जहाँ पे आप सिर्फ पासपोर्ट के बेस पे जा सकते हैं बिना वीजा के। सिर्फ पासपोर्ट के हिसाब से आप जा सकते हैं कि हाँ आपके पास इस देश का पासपोर्ट है तो आप यहाँ के नागरिक हैं, आपको अलाउ किया जा रहा है यहाँ पे। तो इस तरीके से ये बताता है कि सबसे ज्यादा कौन सा देश का पासपोर्ट शक्तिशाली है, तो इसी बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखते हैं इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। तो हिनले पासपोर्ट इंडेक्स एक वैश्विक रैंकिंग प्रणाली है जो विभिन्न देशों के पासपोर्ट की ताकत और मूल्य को मापती है। यह हिनले एंड पार्टनर्स एक वैश्विक निवास और नागरिकता सलाहकार फर्म द्वारा प्रकाशित किया जाता है। किसके द्वारा ये पब्लिश किया जाता है, तो हिनले एंड पार्टनर्स के द्वारा। सूचकांक उन देशों और क्षेत्रों की संख्या के आधार पर पासपोर्ट की वैश्विक रैंकिंग प्रदान करता है जहां उनके धारक बिना वीजा की आवश्यकता के या आगमन पर वीजा पाउच के साथ यात्रा कर सकते हैं। तो ये चीज मैंने आपको पहले बताई कि किस बेस पे मापता है, तो ये इसी बेस पे मापता है कि कौन से देश के नागरिक बिना वीजा के कितने देशों में जा सकते हैं, उसी के आधार पर ये रैंकिंग देता है। यह इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA और अन्य विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त डेटा को ध्यान में रखता है। यानी जो ये डेटा लेता है वो भी महत्वपूर्ण होता है। ऐसा नहीं कि कहीं से भी उठा के और कुछ भी बोल रहा है, कहाँ से डेटा लेता है, तो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से। सूचकांक में 199 पासपोर्ट और 227 यात्रा गंतव्य शामिल हैं। यानी यहाँ पे कितने देशों को शामिल किया जा रहा है पासपोर्ट जिनका, तो 199 ऐसे देश हैं जिनके पासपोर्ट को शामिल किया जा रहा है। और 227 ऐसे शहर हैं या ऐसे आप कह सकते हैं गंतव्य हैं, डेस्टिनेशन है, जहाँ पे ये देखता है कि आप कहाँ पे जा रहे हैं। ये प्रत्येक पासपोर्ट के लिए एक वीजा मुक्त स्कोर निर्दिष्ट करता है जो उन गंतव्यों की संख्या को दर्शाता है जिन पर पहले से वीजा प्राप्त किए बिना दौरा किया जा सकता है। वीजा मुक्त स्कोर जितना अधिक होगा पासपोर्ट उतना ही मजबूत होगा। यानी यहाँ पे ये सकारात्मक तरीके से, यानी आप जितना ज्यादा अंक लाएंगे उतना ज्यादा आपका वीजा और पासपोर्ट उतना ज्यादा आपका मजबूत रहेगा। तो इसके बारे में बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे 2023 में भारत का प्रदर्शन क्या रहा है, यानी भारत कौन सा स्थान पर है। तो 2023 में भारत का स्थान कौन सा, तो 80वां है। 80वां स्थान पर है भारत। 2014 में कौन से स्थान पर था, तो 52 देशों द्वारा भारतीय पासपोर्ट धारकों को वीजा मुक्त पहुंच प्रदान करने के साथ भारत 76वें स्थान पर था। यानी 2014 में 52 देश ऐसे थे जो भारत को बिना वीजा के अलाउ कर रहे थे। यानी अगर आपके पास भारत का पासपोर्ट है तो आपको ऐसे 52 देश थे 2014 में जहां जाने के लिए आपको वीजा की आवश्यकता नहीं थी। और उस टाइम हम लोग कौन सा स्थान पर थे, तो 76। अब कितने पे, तो 80। यानी हम लोग की रैंक में सुधार हो रही है। तब से इसकी रैंकिंग में उतार चढ़ाव आया। जैसे 2015 में हम कौन सा स्थान पर थे, तो 88। 2016 में 85, 2017 में 87वें, 2018 में 81वें, 2019 और 20 में कितने पे थे, तो 82वें, और 2021 में कितने पे थे, तो 81 फिर से। और अब 2023 में कितने पे हैं, तो 2023 में 80वें पे। हेनले ओपननेस इंडेक्स में जो वीजा मुक्त पहुंच की अनुमति देने वाले देशों की संख्या को मापता है। भारत केवल 4 देशों को वीजा मुक्त पहुंच की अनुमति देने के लिए 97 देशों में से 94वें स्थान पर है। यानी हम लोग कितने लोग को दे रहे हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे 94वें स्थान पर हम लोग कितने से, तो 97वें में से। यानी हम लोग सिर्फ 4 ऐसे देश हैं जिनको वीजा मुक्त यहाँ पे आगमन अलाउ करते हैं। यानी सिर्फ पासपोर्ट के बेस पे हम लोग उसको अपने यहाँ पे आने देते हैं। सिर्फ ऐसे 4 देश हैं। अब यहाँ पे बात की जा रही है हिनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 की जो मुख्य विशेषताएं हैं, महत्वपूर्ण बिंदु जो है उसके बारे में। सिंगापुर पहले स्थान पर इसमें, ये आप ध्यान रखेंगे। इससे पहले क्या होता था, इसके पहले जो है जापान हमेशा पहले स्थान पर आता था। तो अब कौन सा आ गया, अब आ गया है सिंगापुर पहले स्थान पर। 190 गंतव्य तक वीजा मुक्त पहुंच के साथ 3 यूरोपीय देश कौन कौन से, तो जर्मनी, इटली और स्पेन सूची में दूसरे स्थान पर। यानी ये तीनों ही सेकंड स्थान पर है। कौन कितने देशों में इनकी पहुंच है, तो 190 देशों में बिना वीजा के पहुंच इनकी। पिछला शीर्ष स्थान धारक कौन था, तो ये जापान। तीसरा स्थान पर खिसक गया, यानी सेकंड स्थान पर तो ये 3 देश हो गए। उसके बाद फर्स्ट पे कौन है, सिंगापुर हो गया। उसके बाद थर्ड पर कौन आ गया, तो थर्ड पर है जापान। ये पहले क्या था, ये पहले फर्स्ट स्थान पर था, अब कौन सा स्थान पर है, तो थर्ड स्थान पर आ गया। जापान, ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, फ्रांस, लग्जमबर्ग, दक्षिण कोरिया और स्वीडन के साथ रैंक साझा करते हैं। यानी आप देखेंगे दूसरे स्थान पर, पहले स्थान पर तो सिंगापुर हो गया, दूसरे स्थान पर 3 देश हो गए। कौन कौन से, तो जर्मनी, इटली, उसके अलावा स्पेन।
वहीं आप देखें तीसरे स्थान पर कौन कौन से देश हो गए, तो यहाँ पे हो गया जापान, उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, फ्रांस, लग्जमबर्ग, दक्षिण कोरिया और स्वीडन। ये तीसरे स्थान पर हैं सारे देश। क्रमशः 101, 102 और 103 रैंक के साथ सीरिया, इराक और अफगानिस्तान दुनिया के सबसे कमजोर पासपोर्ट हैं। पाकिस्तान का कौन सा स्थान, तो 100वें स्थान पर है। और सबसे नीचे से कौन टॉप कर रहा है, तो जाहिर सी बात है इसमें कहने वाली बात ही नहीं, अफगानिस्तान ही टॉप करेगा नीचे से, क्योंकि उसकी हालत ही ऐसी है। मतलब उसको तो वीजा के साथ कोई नहीं अलाउ कर रहा है, तो बिना वीजा के कौन अलाउ करेगा। तो आप देख सकते हैं कि 103वीं रैंक उसी की है। ये आर्टिकल है भूजल के बारे में। अब यहाँ पे ये बात की जा रही है कि अगर इस तरीके से जैसे अभी वर्तमान सिचुएशन है, वर्तमान हालात जैसे अगर ऐसे ही चलता रहा, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा जब भूजल समाप्त हो जाएंगे बहुत सारे क्षेत्रों से, बहुत सारे सिटीज से, जिसमें नई दिल्ली की भी बात की जा रही है, बेंगलोर की बात की जा रही है, ऐसे महत्वपूर्ण शहरों से बहुत जल्दी भूजल समाप्त हो जाएगा। अच्छा, आप लोग ये बताइए कि भूजल जो है उसका सबसे ज़्यादा प्रयोग कौन से क्षेत्र में किया जाता है। पहला है उद्योग के क्षेत्र में, दूसरा है घरेलू उपयोग में, और तीसरा सिंचाई। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा इसको प्रयोग किया जाता है। देखिए, इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है सिंचाई में। कितना, तो लगभग 89% भूजल का कहाँ पे प्रयोग करते हैं, हम सिंचाई में प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे कई बार आप लोगों ने मुद्दा विश्नोवा कहा जाता है कि जो सिंचाई के लिए यंत्र लगाए जाते हैं उसमें क्या करना चाहिए, सरकार को यहाँ पे सब्सिडी नहीं देना चाहिए, बिजली के लिए उनका कुछ चार्ज करना चाहिए, सिंचाई के लिए। इस तरीके के मुद्दे भी कई बार उठते हैं। तो इस आर्टिकल में हम ये डिस्कस करेंगे कि भूजल जो है उसके समाप्त होने के पीछे कारण क्या है, उसको कैसे रोका जाए, उसके अलावा यहाँ पे और कौन सी दिक्कतें निकल करके आ रही हैं, इसकी वजह क्या है, ये सारी चीज़ें हम इस आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे पहले आप इसको देखिए, अगर ये भूजल समाप्त होता है तो उसकी बहुत सारी समस्या आने वाली हैं। उसके अलावा इसके पीछे वजह क्या है, देखिए हम लोग का सबसे बड़ा तो ये है ना, व्यवहार, एटीट्यूड जो हमारा, वो सबसे बड़ी वजह है। हमें ये लगता है कि सारी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है, अन्य किसी की, हम इसके प्रति अपनी जिम्मेदारी समझते नहीं। मतलब हम अपने लिए कोई वो नहीं देखते हैं कि भाई हमें भी करना है, या हम जल संरक्षण कर सकते हैं, हम बचाएं जल को, नहीं। हमें लगता है कि सारी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट देखे कि वो कहाँ से पानी देगी, कैसे करेगी। देखिए, जब आपके यहाँ पे जल समाप्त हो जाएगा ना, भूजल, तो फिर वही होगा, टैंकर से पानी आएगा, आपको नाप के पानी मिलेगा कि आपको एक दिन में 20 लीटर ही मिलेगा बस। इस तरीके से जब पानी मिलना शुरू होगा तब आप लोग को समझ आएगा। इसलिए ऐसी कोई भी दिक्कत हो तो यहाँ पे आप लोग को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, और जल संरक्षण के लिए सबको साथ में आना चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट हो, एनजीओज हो, स्थानीय निकाय, उसके अलावा आप लोग खुद हो, यानी हम सबको इसके लिए साथ मिलकर के प्रयास करना पड़ेगा। यहाँ पे हम उसका स्टैटिक पोर्शन देखेंगे कि भारत में भूजल की कमी की वर्तमान स्थिति क्या है, अभी भारत में क्या चल रहा है, कि कितना कमी कहाँ पे है, और कौन से ऐसे क्षेत्र जहाँ पे अधिक कमी है, कैसे कैसे क्या मुद्दा, हम उसके बारे में देखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है CGWB, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, यानी केंद्रीय भूजल प्राधिकरण या केंद्रीय भूजल बोर्ड के अनुसार क्या बात की जा रही है, तो भारत में कृषि भूमि की सिंचाई के लिए हर साल 230 बिलियन मीटर क्यूबिक भूजल निकाला जाता है। प्रत्येक वर्ष कितना, तो 230 बिलियन की बात की जा रही है, मिलियन की नहीं, बिलियन मीटर क्यूबिक की बात की जा रही है। इतना सारा निकाला जाता है प्रत्येक वर्ष, किसके लिए, सिर्फ सिंचाई के लिए बात की जा रही है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं इस तरीके के जो डेटा होते हैं ना, तो यहाँ पे आप इसको नोट कर लीजिए, आपका आंसर राइटिंग में बहुत काम आने वाले हैं। जब आप आंसर राइटिंग करते हैं, फिर आप मान लीजिए एससी लिखते हैं, या उसके अलावा इंटरव्यू में जाते हैं, इस तरह के डेटा जब आप बताएंगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। यही है जो हमारा नंबर बढ़ा देता है, आधा आधा नंबर, एक एक नंबर करके बढ़ाता है, फिर हमारे लिए वो बहुत आगे ले जाता है। हमें एक नंबर भी ना, आपको 10 रैंक लेके जा सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे किसके अनुसार बताया जा रहा है, केंद्रीय भूजल बोर्ड के द्वारा बताया जा रहा है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे, जिससे देश के कई हिस्सों में भूजल की तेजी से कमी हो रही है। भारत में भूजल की कुल अनुमानित कमी कितना है, तो 122 से 199 बिलियन मीटर क्यूबिक की सीमा में है। यानी कितना है, तो 122 से 199 बिलियन मीटर क्यूबिक के अंतर है ये कमी भूजल की। निकाले गए भूजल का 89% कहाँ प्रयोग किया जाता है, तो सिंचाई के क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है। उसके अलावा ये देश में क्या हो गया, तो फर्स्ट यही है जो सबसे ज्यादा यूज करता है, यानी सिंचाई पहले नंबर पर है जो सबसे ज्यादा भूजल का प्रयोग करता है। इसके बाद घरेलू उपयोग के लिए भूजल का स्थान आता है, जो भूजल का कितना, तो 9% है। उसके अलावा औद्योगिक तो कितना है, वो 2% है। आप यहाँ पे देख सकते हैं सिंचाई में 89%। उसके अलावा आप देखेंगे घरेलू आवश्यकता के लिए कितना, तो 9%। उसके अलावा आप देखेंगे उद्योगों के लिए कितना यूज होता है, तो 2% ही है केवल। यानी आप देख सकते हैं कि उद्योग हम घरेलू आवश्यकता से भी कम यूज करते हैं। जो इल्जाम लगते हैं ना कि बड़े बड़े इंडस्ट्री ऐसे कर रही है वैसे कर रही है, वो इल्जाम अपनी जगह, लेकिन अगर आप देखेंगे डेटा के हिसाब से तो 2% ही मात्र प्रयोग करती है भूजल का वो। शहरी जल आवश्यकताओं का 50% और ग्रामीण घरेलू जल आवश्यकताओं का 85% भूजल से ही पूरा होता है। यानी आप देखेंगे जो सिटी है वहाँ पे कितना, तो वहाँ पे 50% उनकी जो आवश्यकता है वो कहाँ से मिलती है, भूजल से ही उनकी पूरी होती है। उसके अलावा आप ग्रामीण इलाकों में देखेंगे तो वहाँ तो और भी ज्यादा है, वहाँ पे कितना, वहाँ पे 85% आवश्यकता जो होती है उनकी किससे पूरी होती है, तो भूजल से ही पूरी होती है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 54% भारत का ऐसा है जो हाई एक्सट्रीम
यानी आप देखें मतलब अति उच्च कह सकते हैं आप जिस कैटेगरी में है कि यहाँ पे जल की भूजल की जो सीमा है वो समाप्त होने वाली है, ऐसी कैटेगरी में आ गया है। यहाँ पे ये वाला जो इलाका है यहाँ पे कम कमी है, यानी सबसे कम कमी इस तरीके से ये जो कलर आपको दिख रहा है ये कम दिखा रहा है कि कम कमी है यहाँ पे। उसके अलावा जितना डार्क होता जा रहा है कलर उतना ज्यादा कमी, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं राजस्थान हो गया, गुजरात के कुछ इलाके हो गए, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये सारे हैं जो जहाँ पे सबसे ज्यादा कमी हो रही है। जितना ज्यादा डार्क कलर है उतना ज्यादा कमी, जितना कम डार्क कलर है तो वहाँ पे उतना ज्यादा अभी सेफ है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये दिखाया गया सेमी क्रिटिकल कंडीशन का है 2017 में 972 14.75। 2017 से 2020 की तुलना की गई। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ असेसमेंट यूनिट 2017 में कितना था तो 6,881, 2020 में कितना था 6,965। ये मैप के थ्रू बताया जा रहा है कि कौन सा सेफ है, कौन सा सेमी क्रिटिकल है, मतलब थोड़ा खराब स्थिति में, कौन सा हाई है, मतलब ये सारी चीजें आप यहाँ पे मैप के थ्रू देख सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए डेटा दिया गया है। अब 70% भारत का ऐसा जल है जो क्या है तो ये संदूषित है, प्रदूषित जल है। उसके अलावा 75% लोग ऐसे जिनको अपने घर पे पानी नहीं मिलता, उनको बाहर जाना पड़ता है पानी के लिए। और 84% ग्रामीण भारत के ऐसे लोग हैं जिनके पास नल का जल नहीं है, यानी जो बात करती है ना भारत सरकार कि 2024 तक नल का जल पहुंचाना सारे घरों में, टैप वाटर। तो वहाँ पे 84% ऐसे ग्रामीण इलाकों में लोग हैं जिनके पास ये अभी तक अवेलेबल नहीं हो पाया है। अब इसके पीछे कारण क्या है, भूजल में जो कमी आ रही है उसके पीछे वजह क्या है, तो उसकी हम बात कर लेते हैं। इसमें पहला पॉइंट है हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन। तो अब ये कैसे वजह होगी, ऐसे वजह होगी कि जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो वहाँ पे जो बीज का यूज किया गया तो उसमें क्या था, सबसे ज्यादा वहाँ पे सिंचाई के ऊपर ध्यान दिया गया, यानी आप उसको जितना सींचेंगे, जितना ज्यादा आप उसको जल देंगे उतना ज्यादा आपको उपज देगा। तो इस तरीके से सिंचाई वहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई। अब सिंचाई जब इंपॉर्टेंट हो गई तो सिंचाई कहाँ से हो रही है, भूजल से ही हो रही है। अब भूजल का प्रयोग सिंचाई में होने लग गया तो यहाँ पे इस तरीके से अनियंत्रित तरीके से उसका यूज किया जाने लगा। अब जब भूजल का अनियंत्रित तरीके से यूज किया जाने लगा तो फिर एक समस्या बन करके आ गया, दिक्कत होने लगी, फिर वहाँ पे जल खत्म होने लग जाएगा, ये सारी समस्या। और फिर जिस खेत को आप बहुत ज्यादा सींचते हैं फिर वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे भी लवणीकरण होने शुरू हो जाता है, वो खेत भी खराब हो जाता है, आगे चल करके वो फील्ड भी खराब हो जाती है। उसके अलावा उद्योगों की आवश्यकता है, उसके अलावा अपर्याप्त विनियमन और फिर संघीय मुद्दा, ये 4 पॉइंट ऐसे हैं जो कारण बताए जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे हरित क्रांति का तो मैंने बता दिया, उसके अलावा उद्योगों की आवश्यकता क्या है, तो उद्योगों का आवश्यकता ये जैसे अब ये लोग यूज करते हैं तो ये पानी को बिना साफ किए, बिना स्वच्छ किए फिर नदी में डाल देते हैं, कहीं और डाल, तो इससे क्या होता है, इससे होता है कि जो भूजल है अंततः वो संदूषित हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है, फिर वो और भी दिक्कत करता है। फिर आप उसको पीते तो कई तरह की बीमारियां होती हैं, पीलिया हैजा, इस तरीके की बहुत सारी समस्याएं निकल करके आती हैं, फिर हमें स्वास्थ्य समस्याओं को देखना पड़ता है। उसके अलावा यहाँ पे अपर्याप्त विनियमन, यानी अभी देखिए कई बार ये मुद्दा उठता है कि जो किसान है जो सिंचाई करते हैं तो उनके लिए कुछ ऐसे चार्ज रख देने चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा ना रखें, अफोर्डेबल रखें, अफोर्डेबल चार्जेस रख देना चाहिए, ताकि उससे क्या होगा, उससे होगा ये कि लोग नियंत्रित तरीके से सिंचाई करेंगे। ऐसा नहीं है कि पानी छोड़ दिए फिर अपना चले गए घर, 1 घंटे बाद आ रहे हैं, खेत पूरा भरा हुआ है, कहीं पानी और बह के जा रहा है, इस तरीके से नहीं करेंगे। क्योंकि आप देखेंगे भारत में एक चीज़ है, जब आपके पॉकेट पे असर पड़ता है ना, मतलब पैसे पे जब आपका असर पड़ता है तो आदमी अपने आप सुधर जाता है। जैसे चालान से बचने के लिए अब सब हेलमेट लगाते हैं, वैसे कितना भी समझाते रहो तो वो नहीं होगा, लेकिन जहाँ देखेंगे चालान कट सकता है वहाँ पे हेलमेट सब लगाएंगे। तो वही बात यहाँ पे की जाती है कभी कभी किसानों को लेकर के कि यहाँ पे सिंचाई के लिए कुछ ऐसा फिक्स प्राइस रख देना चाहिए कि आप इतने के लिए इतना आपको देना पड़ेगा। उससे होगा ये कि फिर लोग रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे थोड़ा। फिर वही बात निकल करके आती है, किसान वैसे भी समस्या का सामना कर रहे हैं, उनके पास इतना ही पैसा होता तो लोग आत्महत्या क्यों करते, बेचारे कर्ज जाल में फंसे रहते हैं, वो वैसे नहीं निकल पा रहे, उनकी फैमिली वैसे ही बहुत मशक्कत से पढ़ रही है, खा पी रही है, अब उनके ऊपर ये एक और थोप देना ये किस हद तक सही रहेगा। तो ये दो विचारधाराएं हैं। उसके अलावा संघीय मुद्दा आप देख चुके हैं, संघ सरकार की पहल क्या क्या है यहाँ पे, यानी भूजल को बचाने के लिए हमारी केंद्र सरकार, देखिए यहाँ पे जो हमारा संविधान है ना भारत का, वो यहाँ पे केंद्र सरकार का जिक्र नहीं करता, वो किसका जिक्र करता है, किसका वर्णन करता है, तो संघ सरकार की बात करता है, केंद्र सरकार की नहीं। ये हम लोग व्यवहार में ऐसे कह देते हैं कि केंद्र सरकार, जबकि केंद्र सरकार का मतलब ये होता है कि जैसे कि एक होगा यहाँ पे, मान लीजिए एक ये हो गया, अब इसके नीचे सारे रहेंगे, ये जो होगा इसके नीचे इस तरीके से राज्य रहेंगे। और हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ संघवाद है, यानी यहाँ पे एक केंद्र तो है अपने लेवल पे, जैसे केंद्र पे आप देखेंगे लोकसभा और राज्यसभा, वैसे हमारे स्टेट को भी अलाउ किया गया है कि यहाँ पे क्या रहेगा, विधानसभा और विधान परिषद दोनों बनाने के लिए अलाउ किया गया है। तो इस तरीके से जो व्यवस्था केंद्र में है वही व्यवस्था राज्य सरकारों को भी दी गई है। तो यहाँ पे अगर आप संघीय सरकार बोलते हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिट है, क्योंकि हमारे संविधान में संघीय सरकार का जिक्र किया गया, ना कि केंद्र सरकार का। तो इस तरीके से अगर आप संघीय सरकार कहते हैं तो हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगा और इंटरव्यू में आपको अच्छा नंबर दिलाएगा। अब संघीय सरकार की कौन कौन सी पहले से जुड़ी हुई भूजल को बचाने के लिए या जल संरक्षण के लिए, तो अटल भूजल योजना, अटल जल,
जल शक्ति अभियान, उसके अलावा जल भृत मानचित्रण एवं प्रबंधन कार्यक्रम, उसके अलावा कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन यानी अमृत, उसके अलावा राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण। अब यहाँ पे हम देखेंगे राज्य सरकार द्वारा कौन कौन सी पहल की गई है। तो पहले उसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री सरकार के द्वारा क्या किया गया, तो राजस्थान में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान, उसके अलावा महाराष्ट्र में कौन सा, तो जल युक्त शिविर, गुजरात में कौन सा, तो सुजलाम सुफलाम अभियान, तेलंगाना में कौन सा, तो मिशन काकतीय, उसके अलावा यहाँ पे आंध्र प्रदेश में कौन सा, तो नीरू चीरू, बिहार में कौन सा, तो जल जीवन हरियाली, उसके अलावा हरियाणा में कौन है, तो जल ही जीवन, उसके अलावा तमिलनाडु में कुमार योजना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अलग अलग राज्यों ने अलग अलग तरीके की योजना चलाई है भूजल को बचाने के लिए। तो यहाँ पे जल संरक्षण के लिए सारी योजनाएं आप इसको ध्यान में रखेंगे, और हो सकता है कभी आपसे मैच कराने के लिए दे दे, एक तरफ दे दे कि स्टेट कौन कौन से हैं, उसके अलावा दूसरी तरफ दे दे योजनाएं कौन कौन सी है। तो आप यहाँ पे 3-4 स्टेट का नाम दे दे, यहाँ पे आपसे मैच कराने के लिए दे दे। ये स्टेट पीएससी या वनडे एग्जाम में अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं केंद्रीय भूजल बोर्ड CGWB, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के बारे में। केंद्रीय भूजल बोर्ड एक राष्ट्रीय शीर्ष संगठन है जिसके पास सिंचाई, पीने, घरेलू और औद्योगिक जरूरतों के लिए देश के विशाल भूजल संसाधनों के वैज्ञानिक सर्वेक्षण, अन्वेषण, विकास की निगरानी, प्रबंधन और विनियमन करने की जिम्मेदारी है। यानी चाहे वो घरेलू के लिए होगा, सिंचाई के लिए हो गया या उद्योगों के लिए हो गया, ये सारी चीजों से जुड़ा मुद्दा कौन देखता है, तो ये CGWB ही देखता है। चाहे वो उसका नियमन करना होगा, चाहे उसका प्रबंधन करना होगा, चाहे उससे जुड़े मुद्दे बनाना होगा, तो ये सारे कौन करता है, ये यही करता है। 1954 में इसकी स्थापना की गई थी। CGWB जल संसाधन मंत्रालय के तहत कार्य करता है। अब जल से जुड़ा मुद्दा तो जाहिर सी बात है कि जल मंत्रालय के अंतर्गत ही काम करेगा ये। अधिदेश का इसका तो आर्थिक और पारिस्थितिक दक्षता और समानता के सिद्धांतों के आधार पर प्रौद्योगिकियों का विकास और प्रसार करना, और भारत के भूजल संसाधनों के वैज्ञानिक और सतत विकास और प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय नीतियों की निगरानी और कार्यान्वयन करना, उसके अलावा जिसमें उनकी खोज, मूल्यांकन, संरक्षण, वृद्धि, प्रदूषण और वितरण से सुरक्षा सम्मिलित है। अब यहाँ पे क्या बात करें, जैसे भूजल हो गया तो उसकी खोज कहीं पे, जैसे मान लीजिए अब यहाँ पे बेंगलोर में या चेन्नई में ग्राउंड वाटर खत्म हो गया है, तो अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ये देखना है कि फिर से भूजल कहीं मिलता है कि नहीं मिलता है। अगर मिल जाता है तो फिर उसका मूल्यांकन भी करे कि पीने लायक है कि या सिंचाई के लायक है, किसके लिए। उसके अलावा उसका संरक्षण भी करना, ऐसा नहीं कि कोई आया और सारा पानी संदूषित करके प्रदूषित करके चला गया, कुछ डाल दिया उसमें, कुछ मिला दिया, तो उसका संरक्षण भी करना है। उसके अलावा ये भी देखना है कि उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है और कहीं खोजा जा सकता है कि नहीं। उसके अलावा उसमें प्रदूषण ना हो, तो ये सारी चीजें इसी की जिम्मेदारी है। विजन क्या है इसका, तो देश के भूजल संसाधनों का सतत विकास और प्रबंधन, ये इसका विजन है। यानी क्या टारगेट लेकर के चलते हैं कि जो देश के भूजल है, भूजल जो संसाधन उसका क्या करेगा, तो ये सतत संरक्षण करेगा और उसका सतत विकास करेगा। ये तक रखते हैं आज का लेक्चर। बोलने में जो भी गलती उसके लिए सॉरी। आप सबको सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।